जोहार। वेलकम टू स्टूडेंट सर्कल रांची। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण जनजाति उरांव जनजाति के बारे में। उरांव जनजाति के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको चीज़ ध्यान में रखना है कि उरांव जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली सबसे बड़ी जनजाति झारखंड की संथाल जनजाति है। इसलिए कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड की जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो ये उरांव जनजाति है। आज के इस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे उरांव जनजाति के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। हम इसके प्रजाति के बारे में बात करेंगे, इसके भाषा के बारे में बात करेंगे, इसकी लिपि के बारे में बात करेंगे। हम इसके आर्थिक जीवन, क्योंकि यह कृषि कार्य करने वाली जनजाति है, उसकी बात करेंगे। इसके समाज की बात करेंगे। समाज में हम बात करेंगे विवाह के, परिवार के, इसके लिनियज यानी कुल समूह की बात करेंगे, इसके गोत्र की बात करेंगे। विवाह के अवसर पर जो वधू मूल्य दिया जाता है उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ हम परिवार की संरचना की भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके धार्मिक जो जीवन है, जिसके अंतर्गत ये विभिन्न देवी देवताओं की जो पूजा करता है, इसके धार्मिक लीडर की बात करेंगे और राजनीतिक लीडर की बात करेंगे। यानी कि उरांव जनजाति के बारे में सभी चीज़ एक संपूर्ण वीडियो आपको इस एपिसोड के अंतर्गत मिलेगा। तो शुरू करें हम लोग। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि उरांव जनजाति अगर भारत के लेवल पर भौगोलिक क्षेत्र को देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान रखना कि दो स्तर पर हम बात कर रहे हैं। एक तो कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि उरांव जनजाति भारत के किन किन राज्यों में निवास करती है। तो उरांव जनजाति मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम में निवास करती है। तो ये इसका भौगोलिक क्षेत्र है। लेकिन जब झारखंड के बारे में आप सोचें कि झारखंड के किन क्षेत्रों में उरांव जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, तो झारखंड के लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, धनबाद, संथाल परगना, सिंहभूम इत्यादि क्षेत्रों में ये पाई जाती है। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में भी कहा है कि अधिकांश झारखंड की जनजातियाँ प्रोटो अस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है। उरांव जनजाति भी प्रोटो अस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है। लेकिन भाषा, अगर भाषा की बात करेंगे तो उरांव जनजाति के लोग मुख्य रूप से कुरुख भाषा बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट क्या हुआ है कि प्रारंभ में उरांव जनजाति की जो भाषा थी, इसकी अपनी कोई लिपि नहीं थी। लेकिन हाल के वर्षों में नारायण उरांव ने इसकी एक अपनी लिपि डेवलप की है। लगभग 2006 के समय उन्होंने इससे को डेवलप किया है, जिसको तोंगो सिक्की स्क्रिप्ट बोलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रिमेंबर रखें कि उरांव जनजाति जो कि कुरुक भाषा बोलती है, उस भाषा की एक लिपि का विकास किया गया है, जिसको तोंगो सिक्की स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। उरांव जनजाति, जैसा कि हमने पहले ही कहा, कि एक कृषक जनजाति है। यानी आमतौर पर अगर झारखंड की जनजातियों को देखेंगे तो उन जनजातियों में उरांव की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, क्योंकि ये कृषि कार्य करती है। ऐतिहासिक रूप से यह ज्ञात होता है कि उरांव जनजाति कर्नाटक के जो कोंकण क्षेत्र है, उस क्षेत्र से ये उत्तर की ओर आई और सबसे पहले बिहार के रोहतासगढ़ में आई, और रोहतासगढ़ से फिर ये झारखंड में प्रवेश करती है। और झारखंड में ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक जो छोटा नागपुर में रह गए वो उरांव कहलाए, और दूसरा राजमहल क्षेत्र में जो चले गए वे मालेर पहाड़िया जनजाति के नाम से जाने गए। तो इसलिए हम बात करें छोटनागपुर के उरांव के बारे में बात करें, लेकिन आपको एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भी जानकारी आपको रखनी चाहिए। हमने कहा ये कृषि करती है, तो इनकी कृषि भूमि मुख्यतः दो भागों में बटी हुई है। एक जिसको हम दोन कहते हैं और दूसरा टांड कहते हैं। दोन जो भूमि है, उस भूमि के अंतर्गत
ये लोग धान की खेती करते हैं। दोनों भूमि अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है और ये भूमि पर खेती करते हैं, वो खेती परंपरागत तरीके से भी करते हैं और हाल के वर्षों में कुछ आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल भी इन लोगों ने किया है। ये जनजाति के लोग चूँकि अन्य जनजातियों से विकसित हैं, तो आमतौर पर दिखाई देता है कि इनमें शिक्षा का लेवल भी तुलनात्मक रूप से अदर झारखंड की जनजातियों से बेहतर है। तो ये कृषि की अलावे आधुनिक जो प्रोफेशन हैं, यानी प्रशासन में भी हैं, शिक्षक के रूप में भी हैं, उद्योग में भी हैं, व्यवसाय में भी हैं, यानी सभी तरह के काम करते हैं, कुछ मजदूरी भी करते हैं। उरांव जनजाति के जब आप गांव में प्रवेश करेंगे तो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी उरांव जनजाति के गांव में जब जाते हैं तो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर दिखाई देगी। एक तो सरना स्थल। सरना स्थल इनका धार्मिक स्थल है, जहाँ साल का बगीचा होता है और उस साल के बगीचे में इनके ग्राम देवता निवास करते हैं, जहाँ ये पूजा करते हैं। दूसरा आखड़ा। आखड़ा गांव के बीच में होता है और उस आखड़ा में ये लोग मनोरंजन का कार्य करते हैं, जैसे नृत्य और संगीत आखड़ा में ये आयोजित करते हैं। तीसरा शशांक, जहाँ ये मृतक संस्कार करते हैं। चौथा धूमकुरिया। धूमक्रिया इनका जुआगिरी है, हम बात करेंगे धूमक्रिया के बारे में आगे। लेकिन जब गांव में आप प्रवेश करेंगे तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि उरांव जनजाति के गांव में ये 4 महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। जहाँ तक सामाजिक के जीवन का सवाल है तो उरांव जनजाति के लोग पितृशतात्मक, पितृस्थानीय और पितृवंशी व्यवस्था में विश्वास करते हैं। पितृसत्तावाद का मतलब है कि इनके समाज में पुरुषों की प्रधानता है और पितृवंशीय का मतलब है कि इनके समाज में वंश परंपरा पिता से पुत्र की ओर जाता है। और पितृस्थानीय का मतलब है कि विवाह के बाद जो है कन्या जो है अपने पति के घर में निवास करती है, पति के पिता के घर में निवास करती है। परिवार की संरचना सामान्यतः एकल परिवार होता है, लेकिन इनमें विस्तृत परिवार भी पाया जाता है। इनमें विवाह भी एकल विवाह का प्रचलन है, लेकिन विवाह के अवसर पर वधू मूल का प्रचलन इनमें भी है और वधू मूल को डाली धीवा ये कहते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि उरांव जनजाति के प्रत्येक गांव में घुमक्रिया रहती है। घुमक्रिया एक जुआगिरी है और उसमें अविवाहित जो लोग होते हैं, खास करके 10-11 वर्ष से ऊपर की उम्र के अविवाहित लोग रात को उसमें समय व्यतीत करते हैं। इस जुआगिरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है उरांव जनजाति के जीवन में, क्योंकि धूमकुरिया अपनी युवकों को और युवतियों को भी ध्यान ये रखना है कि लड़कों के लिए जो धूमक्रिया होती है उसको जोक खेरपा कहते हैं और लड़कियों के लिए जो धूमक्रिया होती है उसको पेल एरपा कहते हैं। तो लड़कों और लड़कियों को अपने संस्कृति में प्रशिक्षित करने में धूमक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वह इनको अपनी भाषा सिखाता है, अपने नृत्य संगीत गीत का ट्रेनिंग देता है, इनके आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने का ट्रेनिंग देता है, इनमें सामाजिक सद्भाव कायम करने पर बल देता है, इनको अपनी परंपरागत संस्कृति धर्म प्रथा परंपरा की भी शिक्षा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि धूमकुरिया में यौन शिक्षा भी देने की व्यवस्था थी। दुर्भाग्य से लोग धूमकुरिया को केवल यौन शिक्षा के स्थल के रूप में जानते हैं, लेकिन धूमक्रिया इनके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती रही है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि इनकी जो समाज की संरचना है, उस संरचना के अंतर्गत इनके जो कुल समूह हैं, लिनियज की मैं बात कर रहा हूँ, लिनियज को खूंट कहा जाता है। इनमें गोत्र प्रथा का भी प्रचलन है और गोत्र को ये किली कहते हैं। और उरांव जनजाति का समाज लगभग 50 से अधिक किली यानी गोत्र में विभाजित है, जिसमें कुछ प्रमुख हैं जैसे लकड़ा है, टोपो है, कुजूर है। इस जनजाति के लोग चूँकि गोत्र व्यवस्था में विश्वास करते हैं और इनके गोत्र का निर्धारण इनके टोटम के द्वारा होता है, इसलिए गोत्र बहिर्विवाह के नियम का भी अनुसरण करते हैं। यानी ये आम तौर पर अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, अपने गोत्र में विवाह करना अपराध माना जाता है और इसलिए इनके सामाजिक जीवन में
गोत्र व्यवस्था की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ तक इनके धार्मिक जीवन की बात है तो उरांव जनजाति के लोग प्रकृति पूजा में विश्वास करते हैं, जीवात्मा में विश्वास करते हैं और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। लेकिन इनका सर्वोच्च जो देवता है वो देवता धर्मेश है। धर्मेश एक तरह से सूर्य देवता को ये कहते हैं, शिंबोगा को कहते हैं, और इनका मानना है कि इस सृष्टि की रचना धर्मेश के द्वारा ही की गई है। धरती माता की भी ये पूजा करते हैं, जिनको मानते हैं कि वह धर्मेश की पत्नी है। इसके अलावा ये अपने पूर्वजों को भी पूजा करते हैं और पूर्वज पूजा का भी इनमें प्रचलन है, पूर्वजों की आत्माओं की पूजा करते हैं। साथ ही साथ ये अलग अलग देवी देवता भी इनके हैं, जैसे ग्राम देवता इनके जो हैं, जो इनके सरना स्थल में निवास करते हैं। इनका जो धार्मिक लीडर होता है वो धार्मिक लीडर पाहन कहलाता है और पाहन की सहायता करने के लिए कोतवार भी होता है इनके समाज में। इनमें भी भूत प्रेत जादू में विश्वास है। जहाँ तक इनके राजनीतिक जीवन का सवाल है तो उरांव गांव में जो राजनीतिक प्रमुख होता है प्रत्येक गांव में, उसको महतो कहते हैं और लगभग 22 गांवों का एक समूह होता है जिसको पढ़ा पंचायत कहते हैं। और पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है वो पढ़ा राजा कहलाता है, जिसका अपने समाज पर प्रभावशाली नियंत्रण है और उसी समाज के लोगों के बीच विभिन्न तरह के विवादों के निपटारा का अधिकार है। हालांकि वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के विकास के माध्यम से और आधुनिक कानून इनमें लागू हो गई है, जिसके कारण परंपरागत पंचायत व्यवस्था धीरे धीरे पतन की ओर है। फिर भी आप देखेंगे कि उरांव जनजाति के लोग अपनी संस्कृति के प्रति बहुत गंभीर हैं और उनमें एक सांस्कृतिक उत्थान की प्रक्रिया भी चल रही है। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट जो उरांव जनजाति से संबंधित पहलू है उसकी चर्चा हमने किया और इसके माध्यम से आप उरांव जनजाति को समझ गए होंगे। हम फिर अगले वीडियो में दूसरी किसी महत्वपूर्ण जनजाति की चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।